हेलो बच्चों, आज बेटा हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लगभग हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और आज के इस टॉपिक के हैंड रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माना ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और इनके बीच की दूरी 2l है। इस द्विध्रुव का मध्य बिंदु यानी इसका केंद्र O है। इस केंद्र से होकर जाने वाली ये जो लंबवत रेखा है इसको हम निरक्षीय रेखा कहते हैं और इस निरक्षीय रेखा के किसी बिंदु C पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु C पर एक प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, एक माइनस क्यू आवेश के कारण हम इस बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, एक बार जल्दी से इसको दोबारा समझ लेते हैं। तो अगर कोई धन आवेश है प्लस क्यू आवेश, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश से दूर ली जाती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा आवेश की ओर ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हमने लेक्चर 2 में भी डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें, जिससे ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आए। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर ली जाती है, ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर ली जाती है। इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता था E = 1/4πε0 Q/r²। तो यहां पे r क्या होता है, जैसे अगर हम प्लस क्यू आवेश लेंगे तो आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। नेक्स्ट हम समझते हैं, ये पहली बात हमने समझी। दूसरी बात, तीसरी बात समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को हम P से व्यक्त करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, पूरा डेरिवेशन इसी पे आधारित है। चौथी बात हम समझते हैं, मान लेते हैं कोई सदिश है वेक्टर f, कोई सदिश है वेक्टर f जो क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है। तो इसे हमें दो घटकों में डिवाइड करना होगा। इस थीटा कोण की दिशा में यानी क्षैतिज से जो घटक लिया जाता है उसे हम कहते हैं f cos थीटा, और इस थीटा की विपरीत दिशा में यानी क्षैतिज के लंबवत जो घटक लिया जाता है उसे हम कहते हैं f sin थीटा। ये ध्यान रखिएगा, क्षैतिज के साथ जो कंपोनेंट लिया जाएगा वो f cos थीटा और इस थीटा की विपरीत दिशा में यानी लंबवत जो घटक लिया जाएगा वो होगा f sin थीटा। तो इस कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे। तो इस धन आवेश के कारण बिंदु C पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो आवेश से दूर लिया जाएगा, यानी हम इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। इस धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश से दूर, इसको हमने कोई नाम दे दिया E1। इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा आवेश की ओर होगी, इसे हम नाम दे देते हैं बेटा E2। धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर ले ली हमने, और ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर ले ली। इनकी परिणामी तीव्रता जो होगी वो इस दिशा में वर्क करेगी। हम मान लेते हैं भुजा AB के समांतर हम कोई रेखा खींच लेते हैं। अगर भुजा BC द्विध्रुव के साथ थीटा कोण बनाती है तो ये कोण भी थीटा होगा, एक जैसे त्रिभुज हैं ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा। ज्यामिति से ये समांतर रेखाएं हैं तो ये कोण थीटा है तो ये एकांतर कोण होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण भी क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण थीटा है बेटा, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, तो डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने आवेश से दूर ले ली, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने आवेश की ओर ले लिया। अब यहां से अगर ये एंगल थीटा है, ये एक जैसे त्रिभुज है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये समांतर रेखा है तो ये कोण थीटा है तो ये एकांतर कोण होगा, ये कोण थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार ये कोण थीटा है तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, एकांतर कोण है। ये कोण थीटा है
तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब हमें प्लस क्यू के कारण बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 का परिमाण निकालना है, E2 का परिमाण निकालना है। तो इसके लिए हमें दूरी AC और BC की गणना करनी होगी। तो इसके लिए बेटा हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। कर्ण का वर्ग आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हमें दूरी AC चाहिए और दूरी BC चाहिए, तो किसकी सहायता से हम निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो त्रिभुज AOC में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करते हैं। तो कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग यानी OA का स्क्वायर प्लस लंब का वर्ग यानी OC का स्क्वायर। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू OA बेटा कितना है L स्क्वायर, OC कितना है R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो AC बराबर आ जाएगा हमारे पास रूट में, इसको हम पहले लिख लेते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां पे आप देखिएगा कि AC और BC दोनों बराबर आएंगे, इसमें आधार L है और लंब कितना है R है, इसमें भी आधार L है और लंब कितना है R। तो BC भी इसके बराबर आ जाएगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं BC बराबर AC रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसी को। तो ये यहां से इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम प्लस आवेश के कारण बिंदु C पर तीव्रता का परिमाण निकालते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण की बात कर रहे हैं तो हमें मॉड का प्रयोग कर देते हैं। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास E1। फार्मूला हमारे पास होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। R क्या होगा, आवेश से बिंदु की दूरी। तो यहां पे आवेश से बिंदु की दूरी कितनी है बेटा, AC का स्क्वायर। यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो E1 इस कांस्टेंट को हम K लिख सकते हैं, इसको आसानी होगी ऐसा लिखने पर, तो हम इसे लिख सकते हैं K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने कांस्टेंट को K लिख दिया। आवेश है हमारे पास Q और AC है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसे हम कोई नाम दे देते हैं बेटा E माना, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आ गई 2। इसी प्रकार माइनस Q के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E2, इसका परिमाण निकाल लेते हैं। तो माइनस Q के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर E2 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा K Q अपॉन यहां पर दूरी ली जाएगी BC का स्क्वायर। तो BC और AC दोनों दूरियां इक्वल है, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये भी E के इक्वल है, तो इसको भी हमने E मान लिया, माना, और इसे इक्वेशन नंबर हमने दे दिया 3। तो यहां से हमने देखा कि E1 और E2 जो है परिमाण में बराबर है। अब यहां से परिणामी तीव्रता निकालने के लिए बिंदु C पर हम कंपोनेंट मेथड का यूज करेंगे। इस E1 और E2 को भुजा AB के समांतर और लंबवत घटकों में वियोजित करेंगे। अब डायग्राम को बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखिए ये E1 है, ये यहाँ क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, तो इसका यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा बेटा E1 cos थीटा। ये E1 थीटा की दिशा में कंपोनेंट इसका कितना आएगा E1 cos थीटा, और इस थीटा की विपरीत दिशा में यानी इसके लंबवत कंपोनेंट आएगा E1 sin थीटा। इसी तरह से हम E2 की बात कर लेते हैं। तो E2 थीटा की दिशा में इसका कंपोनेंट आएगा E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, और इस थीटा की विपरीत दिशा में यानी लंबवत दिशा में यहां पर इसका घटक आएगा E2 sin थीटा। इसको एक बार दोबारा समझ लेते हैं। E1 क्षैतिज के साथ जो थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण की दिशा में जो इसका घटक आएगा E1 cos थीटा, और थीटा की विपरीत दिशा में यानी इसकी लंबवत दिशा में घटक आएगा E1 sin थीटा। E2 की बात कर लेते हैं। तो E2 थीटा की दिशा में इसका घटक आ गया E2 cos थीटा, और इसके लंबवत घटक आ गया यानी थीटा की विपरीत दिशा में इसका घटक आ गया E2 sin थीटा। अब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परिमाण में बराबर है,
तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई पॉइंट सी है और यहां पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इसी पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये दोनों बल परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत हैं, तो ये दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी तरह से E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, E1 और E2 परिमाण में बराबर है, इनके डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन जो क्षैतिज घटक है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये सेम डायरेक्शन में है, एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में होने के कारण ये परस्पर जुड़ जाएंगे। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि बिंदु C पर परिणामी तीव्रता, बिंदु C पर परिणामी तीव्रता, तो बिंदु C पर अगर हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं तो कोई नया नाम दे दिया बेटा हमने E डैश, तो सेम डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो यहां इसको हम लिख सकते हैं E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां से देखिएगा E1 को हमने E मान लिया था, E2 को भी E मान लिया था, दोनों इक्वल हैं, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं E cos थीटा प्लस E cos थीटा। E cos थीटा प्लस 2E cos थीटा हो जाएगा जोड़ने पर, तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आएगा 2E cos थीटा। E की वैल्यू पुट कर देते, ये E का मान है, E की वैल्यू पुट कर देते यहां से, तो E डैश हमारे पास आएगा 2 इंटू E का मान है K Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यहां से बेटा cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो आप इस ट्रायंगल में देख सकते हैं कोण के सामने वाली भुजा लंब है, ये आधार है और ये क्या है, कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होता है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई थी, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कोण के सामने वाली भुजा लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है, तो cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो इसको हम लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण, यानी L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। रूट की जगह हम यहां पे पावर हाफ लिख सकते हैं, ऐसा लिखा जा सकता है। आप जानते हैं कि अगर रूट x है तो इसको हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और cos थीटा को हम आधार बटा कर्ण लिखते हैं, आधार बटा कर्ण। तो यहां से हमारे पास cos थीटा आ जाएगा, आधार L है और कर्ण हमारे पास है रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो रूट को हमने पावर लिख दिया हाफ। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं, रूट x को हम x की पावर हाफ लिख सकते हैं, cos थीटा हमने निकाला आधार बटा कर्ण, आधार ये है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, ये आधार है और ये क्या है बेटा, कर्ण। तो यहां से cos थीटा आ गया L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहां पे रूट हटाया तो पावर कितनी हो गई, हाफ। अब इसको देखिएगा कांस्टेंट को हम अलग कर लेते हैं, यहां से हम कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं, तो हमारे पास E डैश आ जाएगा, कांस्टेंट को हमने अलग कर लिया, तो हमारे पास बचा 2QL अपॉन, ये पावर इसकी 1 है, इसकी पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 करेंगे 3/2 हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2। तो 2QL क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता P बराबर Q इंटू 2L, तो इसकी जगह हम P लिख सकते हैं, तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा K और ये P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होल पावर 3/2। अब हम जानते हैं कि ये L का मान R की तुलना में बहुत कम होता है, L जो होता है लेस देन R होता है, अतः L स्क्वायर को R स्क्वायर की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं E डैश इक्वल्स टू K P अपॉन R स्क्वायर प्लस 0 होल पावर 3/2। अब इसके अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिलेशन K P अपॉन R स्क्वायर इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास पावर बचेगी E डैश बराबर K, इस कांस्टेंट K की वैल्यू रख देते हैं,
तो हमें प्राप्त होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट P/r³। तो फाइनली हमें यह सूत्र प्राप्त हो गया, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी हम दिशा की बात कर लेते हैं। तो इसकी दिशा जो होगी, परिणामी तीव्रता की दिशा इस डायरेक्शन में होगी, यानी वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, जबकि यहां पर हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। तो मैं आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।